हेलो बच्चों, यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को एनसीईआरटी बुक के थ्रू एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और ये सारा एनसीईआरटी का ही एक्सप्लेनेशन होगा। टॉपिक से पहले के जो टॉपिक्स हैं उसमें आपने ड्वेल नेचर के बारे में पढ़ा कि ड्वेल नेचर में बेसिकली ड्वेल करेक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो ड्वेल करेक्टर है उसमें क्या था, उसमें बताया गया था कि कैसे वो वेव की तरह या पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। बट वेव लाइक जो बिहेवियर था वो आपने लास्ट अभी पेजेस में पढ़ा है, लेकिन अभी इन पेजेस में जो अभी आप आगे इसमें पढ़ने वाले हैं वो किस तरह से पार्टिकल की तरह से वो बिहेव करता है इसके बारे में जानेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना जैसे कि डिफ्रैक्शन है और इंटरफेरेंस है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। कुछ ऑब्जर्वेशन 19th सेंचुरी में एक्सप्लेन नहीं किया जा सके, जिसको कि क्लासिकल फिजिक्स भी कहा गया है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये 4 जो पॉइंट्स हैं मैं अभी इनको बताने वाली हूँ कि नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज़ या ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्वांटम फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, या इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक इट, इसको भी क्वांटम फिजिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। अभी रेडिएशन जब स्ट्राइक करेगा मेटल की सरफेस पर तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और इसके अलावा जो थर्ड वाला पॉइंट है ये वाला, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर को भी वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। और ये 4th पॉइंट, लाइन स्पेक्ट्रा, जो कि हम इस चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, विद स्पेशल डिफरेंस टू हाइड्रोजन, को भी वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। तो यहाँ पर 4 चीज़ें हो गई हैं जिनको वेव नेचर की फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं किया जा सका: ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विद हाइड्रोजन। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन रेडिएशन के लिए मैक्स प्लैंक ने 19th सेंचुरी में दिया था, सबसे स्टार्टिंग में 1900 में दिया था। तो उन्होंने कहा था कि जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो दे इमिट रेडिएशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ रेडिएशन, मतलब सॉलिड को हीट करने पर अलग अलग रेंज का रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। ये देखिए यहाँ पर अभी इस वाले पेज में ये नीचे वाला पार्ट है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो सॉलिड है जब उसको हीट किया जाता है तो वे एक रेडिएशन को इमिट करते हैं ओवर ए वाइड रेंज ऑफ रेडिएशन, मतलब सॉलिड को हीट करने पर अलग अलग रेंज का रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोहे को आयरन की रॉड को अगर हीट देंगे या गर्म करेंगे तो पहले ये डल रेड में चेंज हो जाएगा और इसका कलर धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये और ज़्यादा रेड होता जाएगा। और अगर इसे और ज़्यादा हीट कराया जाएगा तो ये वाइट रेडिएशन इमिट करने लगेगा और उसके बाद ये ब्लू रेडिएशन इमिट करने लगेगा। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करें, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। देखो, जैसे आप कभी अगर वेल्डिंग वाले की शॉप के आगे से निकले हो, वहाँ जहाँ पर लोहे को गर्म किया जा रहा हो, तो आपने देखा होगा लोहा बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा ब्राइट रेड कलर का आपको दिखाई देता है, बहुत तेज रेड कलर का, लेकिन उसके बाद वो वाइट से कलर का दिखाई देने लगता है, मतलब रेडिएशन इमिट कर रहा है, मतलब उस कलर का वो दिख रहा है, यानी पहले रेड फिर वाइट और फिर वो ब्लू। हाँ, तो अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की टर्म में, तो जो फ्रीक्वेंसी है, देखो अभी लास्ट के जो पेजेस हैं आपने उसमें फ्रीक्वेंसी को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ा है ना। और लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/न्यू बार होता है, ये भी आपने अभी पीछे पढ़ रखा है ना। और अभी देखिए टॉपिक यहाँ पर आ गए हैं हम, अभी इस वाले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जो फ्रीक्वेंसी की टर्म में जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी लोअर से हायर होती जाएगी। तो रेड कलर तब होगा जब फ्रीक्वेंसी लोअर होगी, रेड कलर तब होगा जब फ्रीक्वेंसी लोअर होगी, और ब्लू कलर तब होगा जब फ्रीक्वेंसी हायर होगी। तो एक आइडियल बॉडी वो होती है जो सभी तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर ले और इमिट भी कर दे।
ऐसी आइडियल बॉडी को ब्लैक बॉडी कहा जाता है। ये ब्लैक बॉडी वाला आपको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। और उस आइडियल बॉडी को यानी कि ब्लैक बॉडी जो अभी हमने पढ़ा, उससे जो रेडिएशन जो इमिट किए गए या बाहर निकाले गए जो रेडिएशन है उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? ब्लैक बॉडी क्या होता है? आइडियल बॉडी ब्लैक बॉडी, और ब्लैक बॉडी से निकलने वाले रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो जो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी है, जो रेडिएशन इमिट हो रहा है उसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी किसी भी ब्लैक बॉडी से या आइडियल बॉडी से ये उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जो भी रेडिएशन इमिट हो रहा है उसका जो रेडिएशन है ये उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो किसी भी टेम्परेचर पर अगर वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी तो इंटेंसिटी उस इमिटेड रेडिएशन की बढ़ेगी, और ये इंटेंसिटी इतनी बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ती जाएगी कि उस गिवन वेवलेंथ की मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और उसके बाद इट स्टार्ट डिक्रीजिंग विद द डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ। जैसे देखो यहाँ ग्राफ में आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे दो टेम्परेचर दिए गए हैं। टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T1। ग्राफ इंटेंसिटी और वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में दिया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो टेम्परेचर जो T1 है कम है तो इसकी पीक भी कम जा रही है, इसका जो कर्व है, जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है वो कम जा रहा है, और T2 का ज़्यादा जा रहा है। तो ग्राफ में जब देख रहे हैं तो ये जो इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है। हम अगर यहाँ पे देखें, इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है, और अगर ये जो कर्व वाला पार्ट ऊपर उठा हुआ देख रहे हो ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है, उस मैक्सिमम वाले पॉइंट तक ये इंक्रीज हो रही है और धीरे 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 फिर ये डिक्रीज होती जा रही है। लेकिन देखो जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है तो इंटेंसिटी के हाई पॉइंट को टच करने की कोशिश करता है। इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा ऊंचा कर्व है, इसका टेम्परेचर कम है तो कम ऊंचा कर्व है, मतलब इंटेंसिटी में ये ज़्यादा तक आ रहा है और ये कम तक आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या करेगा कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो इंटेंसिटी है उसके हाई पॉइंट को टच करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर कम है तो इंटेंसिटी के थोड़ा सा लोअर वाले पॉइंट तक ये जाएगा। अभी ये ग्राफ की हेल्प से हमने जो सुना या समझा, इन एक्सपेरिमेंट को भी वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो अब प्लैंक ने कहा कि भाई एटम और मॉलिक्यूल एनर्जी को एक डिस्क्रीट क्वांटिटी की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है, या एक कंटिन्यूस मैनर में नहीं करता। तो उस टाइम पर ये एक ऐसा बिलीव सा सब में पॉपुलर हो गया था कि अच्छा ये डिस्क्रीट क्वांटिटी की फॉर्म में करता है, मतलब वे एक दुविधा में पड़ गए थे। तो उन्होंने कहा कि एनर्जी की वो सबसे छोटी क्वांटिटी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है या इमिट हो रही है, उसको प्लैंक ने क्वांटम का नाम दिया। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्वांटम ये भी पूछा जाता है और आपके न्यूमेरिकल्स में ये बहुत यूज़ होता है। मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ कि एनर्जी की वो सबसे छोटी क्वांटिटी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है या इमिट हो रही है, उसको प्लैंक ने क्वांटम का नाम दिया। तो उस रेडिएशन के क्वांटम की एनर्जी E, यहाँ पे देखेंगे ये रेडिएशन के क्वांटम की एनर्जी E, एनर्जी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी। देखो ये फ्रीक्वेंसी है न्यू यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे H एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसे प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये वैल्यू न्यूमेरिकल में यूज़ होगी। इस थ्योरी की हेल्प से प्लैंक ने डिफरेंट टेम्परेचर पर रेडिएट होने वाले ब्लैक बॉडी की इंटेंसिटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको एक्सप्लेन किया। सो अभी आते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ। अब हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 1887 में H. हर्ट्ज ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसके कुछ मेटल जैसे कि पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, देखो ये पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम तीनों मेटल पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में दी हुई है। अगर आप आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में तो ये 4th, 5th और 6th
पीरियड में दी हुई है, मतलब ये बहुत ही आसान तरीके से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती हैं। तो कुछ मेटल जैसे पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के ऊपर उन्होंने एक बीम ऑफ लाइट यहाँ पे पास कराई, और उसमें से जैसे ही उन्होंने वो बीम ऑफ लाइट पास कराई, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक करंट निकलना स्टार्ट हो गया। इस फिनोमिना को उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आए वो थे कि जैसे ही एक बीम ऑफ लाइट मेटल की सरफेस पर आकर स्ट्राइक होगी, ये बीम ऑफ लाइट जैसे ही मेटल की सरफेस पर आकर स्ट्राइक होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें कोई भी टाइम लैग नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी बीम ऑफ लाइट डाली है फिर 5 मिनट बाद, नहीं, तुरंत हैंड टू हैंड इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी या ब्राइटनेस वाली लाइट के। देखो, जैसे पानी को धूप में रखोगे तो जितना तेज धूप उतनी ही जल्दी वो पानी इवोपरेट हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, जितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक और बात उन्होंने कही कि सभी मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को न्यू ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू ज़ीरो होती है, उसको न्यू ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको याद रखनी है। इस थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। मतलब अगर उस आने वाली जो बीम ऑफ लाइट है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इस मेटल की थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है और ये उस पर पड़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने पानी को बाहर रखा है धूप में और धूप बहुत ही कम है, मतलब उसमें कुछ खास ब्राइटनेस नहीं है, तेजी नहीं है, या बादल हो रहे हैं बाहर, तो क्या होगा, पानी इवोपरेट नहीं होगा। तो सेम कंडीशन विल बी अप्लाई हियर। अगर जो आने वाली जो लाइट है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है उस मेटल की थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, जो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है, तो फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उनकी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी भी होती है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसकी एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो न्यू है वो न्यू ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। अब ये न्यू ज़ीरो है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी और न्यू है आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो जो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा, उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसमें से अगर थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेता है वहाँ से इमिट होने के लिए, तो जो बची हुई एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में यूज़ हो जाएगी। तो ये जो अभी तीनों पॉइंट्स हमने एक के बाद एक डिस्कस किए, ये क्लासिकल फिज़िक्स के बेस पर एक्सप्लेन नहीं किए जा सके। तो उसके बाद ये पाया कि किसी भी बीम ऑफ लाइट में एनर्जी कंटेंट उस लाइट की ब्राइटनेस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा लाइट की ब्राइटनेस होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी उस बीम ऑफ लाइट में होगी। दूसरी तरह से देखें तो मेटल पर लाइट पड़ने पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, निकलते हैं, या उन इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है या कम है, या कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये लाइट जो पड़ रही है उसकी, जिस मेटल पर पड़ रही है उस लाइट की ब्राइटनेस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेड लाइट ऑफ एनी ब्राइटनेस दैट सपोज़ कि वो शाइन भी कर रही है और पोटेशियम के ऊपर वो रेड कलर की लाइट पड़ रही है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो पोटेशियम की जो फ्रीक्वेंसी है, पोटेशियम मेटल की जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़, और जो
रेड कलर की लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो है 4.3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज़। तो रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है 4.3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज़, वो पोटेशियम की जो फ्रीक्वेंसी है, पोटेशियम मेटल की जो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज़, उससे कम है। तो क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो नहीं आएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक की प्रोसेस नहीं होगी। और अगर हम वहाँ पे येलो कलर की लाइट को वहाँ पे डालें तो भले ही वो लो ब्राइटनेस की हो और वो शाइन भी कर रही है, लेकिन पोटेशियम मेटल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। उसका रीज़न है कि येलो की जो फ्रीक्वेंसी होती है येलो लाइट की, वो होती है 5 इंटू 1 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज़। और जो पोटेशियम मेटल है उसकी अभी बताया था ना 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज़ होती है। तो ये जो 5.1 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज़ है, ये मेटल, पोटेशियम मेटल की फ्रीक्वेंसी यानी 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, वहाँ से इजेक्शन में हेल्प कर देगी। अब हम बात करते हैं कि जो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी है यानी कि न्यू ज़ीरो है पोटेशियम मेटल की, वो 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज़ थी, है ना। और जो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी है पोटेशियम मेटल की वो क्या होती है, वो भी 5 इंटू 10 की पावर 14 होती है। हाँ, सो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू ज़ीरो ऑफ पोटेशियम मेटल इज़ 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज़। तो देखो यहाँ जो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी है पोटेशियम मेटल की वो 5 इंटू 10 की पावर 14 और रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज़ है। जबकि येलो की 5.1 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज़ है। तो यहाँ पर येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है पोटेशियम मेटल की थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। सो आइंस्टीन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, सो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी। अभी मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बताने वाली हूँ। एटम एंड मॉलिक्यूल कुड इमिट एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ एंड नॉट ए कंटिन्यूस मैनर। अभी आपने ये पीछे के पेज में पढ़ा भी था। तो ये प्लैंक ने क्या करा, प्लैंक ने ये क्वांटम थ्योरी दी। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल कुड इमिट एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटी एंड नॉट ए कंटिन्यूस मैनर। तो इस डिस्क्रीट क्वांटिटी या लाइट के एक छोटे बंडल को फोटोन कहते हैं, वो भी अभी आपने सुना था। तो जब किसी मेटल की सरफेस पर एक फोटोन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी का पड़ेगा और जब कॉलिजन होगा, मतलब जब वो बीम ऑफ लाइट आएगी, पड़ेगी और कॉलिजन होगा, तो ये एनर्जी मेटल की सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन है तुरंत उसे ट्रांसफ़र हो जाएगी। मेटल की सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन है तुरंत ये एनर्जी उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी विदाउट एनी डिले। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम लग रहा है ना। तो ये एनर्जी क्या होगा, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चली जाएगी। जितनी ज़्यादा फोटोन में एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर दूसरे शब्दों में हम देखें इस बात को, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर स्ट्राइक करने वाले फोटोन की एनर्जी h न्यू है और मिनिमम एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में चाहिए वो h न्यू 0 है। तो देखो h न्यू 0 को ना हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं, है ना। इसको भी आपने याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। h न्यू 0 को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। अब ये h न्यू 0 क्या थी, ये वो एनर्जी थी जो कि इलेक्ट्रॉन को, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ज़रूरी है। तो अगर h न्यू एनर्जी फोटोन से आ रही है और इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकलने में h न्यू 0 ले ली या एब्जॉर्ब कर ली, तो जो एनर्जी बची
वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी। अभी हम ये फॉर्मूला भी बाद में देखेंगे, प्लस काइनेटिक एनर्जी हम इस तरीके से लर्न कर लेंगे। एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है लास्ट क्लास में, 1/2 MeV²। यहाँ पे Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और V वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है। ये फॉर्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, ये इन न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला यूज़ होगा। सो यहाँ पे इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, या इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, या फोटोन की इतनी एनर्जी है तो कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करेगा। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। सो जो आने वाली बीम ऑफ लाइट में लार्जर नंबर ऑफ फोटोन होते हैं वो लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, मतलब जितने ज़्यादा फोटोन उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि जो मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे वो जो आने वाली लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और मैं अभी अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बाकी इसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम 2.6, 2.8, 2.7। तो ये आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से करनी है। अगर आपका कोई इसमें क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।